ओके। तो हमने जो पिछली वीडियो हमारी थी उसमें हम लोगों ने बहुत सारी डिस्कशन की है रिलेटेड विद द कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या फॉर्म में चेंजेस हुए हैं, एनटीए ने क्या फॉर्म भरा है, कैसे सीबीडी मोड से हमें ऑफलाइन मोड में जाना है, एस्पिरेंट्स को क्या क्या ध्यान रखना है कि कैसे उन्हें चीज़ों को लेके चीज़ों को करना है। अब इस वीडियो जो हमारी हमने पिछली वीडियो में वादा किया था कि अगले आने वाली वीडियो में हम लोग ये इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि उनकी हमें हमें प्रिपरेशन करनी, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो उन्हें किस चीज़ों को लेकर ध्यान में रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी वजह से जो सिली मिस्टेक्स हम लोग एग्जाम में करते हैं वो ना हमसे हो। तो जैसा कि हमारे नए नए अभी फॉर्म एस्पिरेंट्स हैं, सरजीत उन्होंने हाल ही में फॉर्म भरा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे प्रिपरेशन को देख रहे हैं, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उनके क्या है। सरजीत। ओके यस, मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। और अभी मैं जो पीएचडी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ। अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो दैट्स वाई प्रिपरेशन के लिए मुझे लिमिटेड टाइम मिलता है। तो बेसिकली दो एग्जाम्स हैं, एक सब्जेक्ट रिलेटेड है और दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे बेनिफिट है थोड़ा सा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन जो है मेरे लिए काफ़ी इजी है। ऑन द अनदर हैंड, जो सब्जेक्ट एग्जाम है उसके लिए मैं अभी इग्नू से एमए कर रहा हूँ, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। तो उन बुक से इग्नू का जो मटेरियल है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, और मुझे लगता है लास्ट ईयर के एग्जाम्स के जो पेपर मैंने देखे हैं, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है इग्नू का मटेरियल, तो उससे पढ़ रहा हूँ। बाकी और भी ऑनलाइन अवेलेबल मटेरियल है नेट के लिए, उससे प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मेरा बेसिक यही है कि मैं ज़्यादा ओरिएंटेड और फोकस्ड हूँ टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, जो मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। बाकी मैं खुद इस बात के लिए काफ़ी क्यूरियस हूँ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि प्रखर ने नेट और जेआरएफ दोनों निकाला हुआ, मतलब जेआरएफ के निकाला हुआ है। तो मैं उनसे खुद जानना चाहूंगा कि उन्होंने बिना मतलब बहुत ही लिमिटेड तैयारी में मतलब एक जॉब में होते हुए और इतनी लिमिटेड तैयारी के साथ कैसे निकाला जेआरएफ, वो मैं इनसे जानना चाहूंगा। इस सरजीत, सो इसका मैं जवाब जरूर दूंगा, मैं देना भी चाहूंगा। सो जैसा कि आपने बताया कि दो तरीके की चीजें पूछी जा रही हैं। एक तो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं। सो आपने भी मेंशन किया कि एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लिए आसान रहेगा, तो उसको मैं थोड़ा बाइफरकेट करना चाहूंगा एप्टीट्यूड टेस्ट। सो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स रहते हैं। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहता है उसमें 100 सवाल रहते हैं और 200 मार्क्स के 100 सवाल रहते हैं। और जो ये हम बात कर रहे हैं कि दो तरीके के पेपर होते हैं, ये पेपर भले ही दो तरीके के हो रहे हैं बट एक ही शिफ्ट में होते हैं। टोटल 3 घंटे हमको लगते हैं 150 सवाल हल करने के लिए। सो एप्टीट्यूड टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि उसमें आपका एक तो रिसर्च एप्टीट्यूड आ जाए, टीचिंग एप्टीट्यूड कवर हो जाए आपका। उसमें जो सवाल होते हैं वो आपके आईसीटी से रिलेटेड सवाल होते हैं। कुछ एक दो सवाल आपके रहेंगे जो लॉजिकल रीजनिंग है उससे रिलेटेड रहेंगे। कुछ सवाल आपके वर्बल रीजनिंग से रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हायर एजुकेशन से रहते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और अमूमन ये होता है कि हर यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। एक दो क्वेश्चंस इधर उधर होते हैं। तो ये है कि अगर आपने कभी एसएससी का प्रिपेयर किया है या कभी कुछ ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है जहाँ पे आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़नी हुई हो, या फिर आपको वर्बल रीजनिंग पढ़नी हो या लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी हो, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है। बट पैरेलली जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल करते हैं तो वहां पे फिर आपकी ये मेहनत बहुत काम नहीं आ पाती है। और वहां पे जो बच्चे जिन्होंने कभी पीजी में रिसर्च किया हुआ है, जिन्होंने पीजी में टीचिंग एप्टीट्यूड के चीजें अटेम्प्ट की हैं, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। सो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट पेपर भी है वो एक तरीके से बैलेंस बना के सेट किया जाता है कि किसी को बहुत ज्यादा बेनिफिट भी नहीं हो और किसी का बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं। और रही बात जो दूसरे पेपर की है तो वो टोटल सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो उसमें फिर आपका जो आपके सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमांड है वो देखी जाती है।
और उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग तरीके से पेपर सेट किया जाता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये है कि अगर आप बहुत बेसिक प्रिपरेशन कर लेते हैं, अगर आपने पीजी का सिलेबस कवर कर लिया है, जिस सब्जेक्ट में भी आप अगर नेट का एग्जाम दे रहे हैं, और उस सब्जेक्ट का अगर पीजी का सिलेबस आपने कवर किया हुआ है अच्छे से, और उसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पे आपका नेट भी हो सकता है और जेआरएफ भी हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी सवाल एकदम आउट ऑफ द ब्लू आ जा रहा है कि हाँ वो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है या सिलेबस में ही नहीं है, उस तरीके के सवाल अमूमन नहीं पूछे जाते हैं। सो एक तो ये है कि आप अपना पीजी का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लें, क्योंकि कई बार होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और रिपीटेड नहीं भी आ रहे हैं, तो मान लेते हैं जैसे 2019 में या 18 में जो सवाल पूछा गया था, उसके जो 4 ऑप्शंस थे, तो होता है कि उन ऑप्शंस से ही एक उठा के एक क्वेश्चन बना दिया गया। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उनके ऑप्शंस को थॉरली रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर चांसेस हो जाते हैं, आपके सक्सेस के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। सो इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करिए। और मेरा सजेशन रहेगा ये सभी के लिए जो लोग भी देख रहे हैं कि फर्स्ट पेपर पे मेहनत करनी है। कई बार ये होता है कि हम लोगों को लगता है कि हम सब्जेक्ट पे ही फोकस करते रह जाते हैं, लगता है फर्स्ट पेपर तो हम इजिली निकाल लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। और जो मेरा अनुभव रहा है और जो मेरा इनर सेंस कहता है कि अगर आप फर्स्ट पेपर में अराउंड 25 to 28 क्वेश्चंस अगर आप सही कर पा रहे हैं, तो आप आराम से नेट तो आपको क्लियर हो ही जाएगा आराम से, आप जेआरएफ भी हो सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन टारगेट करके चलिए कि आप फर्स्ट पेपर में 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, क्योंकि फर्स्ट पेपर जनरल क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, उसमें अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत बेहतर दिखाई पड़ सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ ये होता है कि सब्जेक्ट में तो हर कोई प्रिपेयर करता है और हर कोई अच्छे से प्रिपेयर करता है, बट चूंकि फर्स्ट पेपर में लोग थोड़ा ढीला ढाली कर जाते हैं, तो अगर जो भी जो है स्टूडेंट अगर वो थोड़ा सा भी प्रिपेयर कर लेता है, थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, तो उसका बहुत क्लियर हो जाता है कि नेट तो हो ही जाएगा और जेआरएफ भी अमूमन हो जाता है। सो हमको हाँ, लगता तो है मुझे लगता है संबंधित जो डाउट था आपका वो क्लियर हो गया, अगर नहीं है तो आप दोबारा से पूछ सकते नहीं, ये मुझे भी लगता है कि आपका नेट जो होता है वो आपके सब्जेक्ट पेपर से होता है, और जीआरएफ जो होता है एज जो मिलती है वो आपको फर्स्ट पेपर से मिलती है। अगर आपका फर्स्ट पेपर लैग करता है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके जीआरएफ जो है वो हो, क्योंकि जो प्रिपरेशन सेम लेवल पे करता है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जो आपका सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें आपको बराबर कंपटीशन मिलने वाली है। पर जो वो क्या कहते हैं, एज जो आपको जीआरएफ की तरफ बढ़ा बढ़ा के लेके जाएगा वो आपको अपना फर्स्ट पेपर होता है। तो ये तो मैं समर्थन करता हूँ। फिर संकेत, आपके पास कोई क्वेश्चन है? आप अपना म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक बंद है। हेलो। हैं। हाँ सर। क्या? हाँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रखर बता रहे थे कि अभी फर्स्ट पेपर को फोकस करें और सेकंड पेपर को सभी लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट पेपर में किस टॉपिक, किस पोर्शन को हम ज्यादा अच्छे से करें जो हमारे क्वेश्चन सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। जैसे किसी को मान लो टीचिंग रिसर्च नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, और टीचिंग थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि टीचिंग के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज्यादा डाउटफुल होते हैं, उसमें हमको पढ़ते टाइम सारे ऑप्शंस लगते हैं कि सब सही हैं। अब उसमें से बेटर आंसर कैसे चूज किया जाए, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो किस पोर्शन को ज्यादा फोकस किया जाए? सो इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि देखिए जो हमारी 10 यूनिट्स हैं, उसमें बहुत जब आप पढ़ाई पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो हम 100% करेक्ट कर सकते हैं। जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन का जो सवाल आते हैं 4 से 5, तो उसमें यह है कि अगर आपने नस पकड़ ली है, अगर आपने नस पे हाथ रखा है, तो आपके 5 के 5 सवाल सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा जो कंप्रहेंशन के सवाल हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि कंप्रहेंशन हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं मोस्टली कंप्रहेंशन इन्वॉल्व रहता ही है। और बात कर रहे थे आप टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो रिसर्च का तो ये है कि जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर रिसर्च रहा है किसी का, तो उन लोगों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड काफी आसान हो जाता है। बट जिनका रिसर्च नहीं रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, रिसर्च एज अ थीम, रिसर्च एज अ सब्जेक्ट,
तो उनको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है उसमें। और रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो जो जहाँ तक ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल जो हैं वो बहुत कॉमन सेंस बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल, जिसमें ये है कि मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई सवाल आए हैं तो आप उस सिचुएशन में आप खुद को फिट करिए, आप एज्यूम करिए कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं और वहां पे फिर आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर कुछ होता है। अगर कहीं पे बच्चे हल्ले हल्ला कर रहे हैं या हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, तो वो जब आप क्लासरूम में बैठ खुद को इमेजिन कर लेंगे कि हाँ हम क्लासरूम में बैठे हैं, और फिर उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो आपको तुरंत ही उन चार में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सटीक है वो आसानी से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये चार यूनिट्स तो हैं ऐसे जिन पे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का ये है कि मैं सजेस्ट करूंगा लॉजिकल रीजनिंग को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि आप उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आसानी से हो सकते हैं। आईसीटी के क्वेश्चंस को ये है कि अभी इस टाइम पे क्या क्या टूल्स यूज किए जा रहे हैं। जैसे अभी एकदम डिजिटल इरा आ रहा है, तो डिजिटली कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं। बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मूडल यूज होता है, बहुत सारे जगह पे मूक यूज होता है। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने सारे डेवलप हुए हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स किस सॉफ्टवेयर पे रन करते हैं, उस तरीके के सवाल आजकल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, तो वो उस पर आप फोकस करिए। दूसरा बचता है एक हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन में इन चीजों पे ख्याल रखिए कि जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनके स्टैब्लिश होने की क्रोनोलॉजी क्या रही, मतलब सबसे पहले कौन स्टैब्लिश हुआ। देन हायर एजुकेशन में थीमेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स कौन से थे, पहला टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कौन सा था, पहला मेडिकल को से रिलेटेड कौन सा इंस्टीट्यूट था। दूसरा, अगर कहीं पे कमीशंस लाए गए हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, तो उससे पहले एजुकेशन पॉलिसी कब थी, उससे पहले क्या हुआ, कौन कौन से कमीशंस ने क्या क्या बोला है, तो इस तरीके के सवाल जो है आप देख लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है किसी को। बहुत जनरल क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप आसानी से हो सकता है। जैसे मैंने भी जो चीज नोटिस की है फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट पेपर जो आपका जो मैथमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग इनको अगर छोड़ दिया जाए, और जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली जो होता है, जो आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो हमारा इथिकल बैकग्राउंड जो होता है वो कैसा है, उसे मापने की कोशिश होती है, जो एनटीए के द्वारा होती है कि आप क्लासरूम में बैठ के आप एक स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं या फिर ह्यूमन बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। बेसिक वो ये जानने की कोशिश आपसे करता है कि आप उसको लेकर कुछ ऐसा तो नहीं ट्रीट कर दे रहे हैं जो गलत है, इथिकली गलत है, या फिर कुछ उसमें माइन्यूट सा आपको देखना होता है बस कि ये जो है मैं जस्टिस के इस तरफ जा रहा हूँ या जस्टिस के साथ जा रहा हूँ, बस उतना देखना होता है और उसमें आप सही कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो सरजीत, आपका क्या है कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड, कि एग्जाम्स वगैरह का जो, क्योंकि अभी डेट हमारी आ चुकी है, तो फिर उसको लेकर क्या है। मेरा यही है कि मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों के साथ साथ रहा हूँ मैंने देखा है। तो मुझे कभी एक टाइम पे था बहुत ज़्यादा टफ लगती थी ये चीज़ें, और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि इट्स आउट ऑफ लीग है। बट अभी आप लोगों से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, अगर आप कोई किसी के पास लिमिटेड टाइम है या इम्प्रूव करना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, तो इट्स नॉट टू हार्ड, आप कर सकते हैं। और अभी मैं हायर एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने और साथ में अभी एग्ज़ाम दे दिए और इजीली हो गया। तो मुझे लगता है कि नहीं, अगर कोई करना चाहता है तो हो सकता है। बस यही है कि बस आप करना इंटरेस्टेड हो, करना चाहते हो, करो। दैट्स इट। कोई और क्वेश्चन है किसी के पास? मुझे लगता है हम लोगों ने लगभग लगभग चीजें, डाउट्स क्लियर कर लिए हैं, तो सही योगेश, रहेगा। मैं आपको रुकूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नहीं है मेरा, मैं बस दो तीन पॉइंट्स कवर करना चाहूंगा। सो सारे स्टूडेंट्स को मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आप फॉर्म जितने जल्दी हो सके भर लीजिए, क्योंकि सेंटर मिलने में दिक्कत आती है। सेंटर्स जो हैं वो उसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही चलते हैं। और फॉर्म प्रॉपरली भरिए, क्योंकि कई कई बार होता है कि हम फोटो नहीं क्रॉप कर पाते हैं टाइमली, हम फोटो रिसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसमें डिले होता है। कई बार सोचते हैं कि फॉर्म तो भर गया है, पेमेंट हम लास्ट डेट पे करेंगे, फिर लास्ट डेट पे
बैंक का सर्वर डाउन हो गया या पेमेंट फेल हो गया, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो फॉर्म टाइमली फिल करिए, सभी लोग टाइमली फिल करिए, और एक बार जो नोटिफिकेशन है वो गो थ्रू कर लीजिएगा जाने फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इस वीडियो में नहीं कवर की जा सकती। तो जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहां से आपको वो काफी सारी इंफॉर्मेशन जो छूट गई है वो मिल पाएगी। और अगर उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, आपके कुछ सवाल रहते हैं, तो जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वहीं पे जवाब देने की। या अगर कोई बहुत ऐसा इंट्रिगिंग क्वेश्चन आता है जिसका जवाब देने की जरूरत है, तो हम नया वीडियो भी बना सकते हैं। यही कुछ चीजें हैं। और मुझे लगता है कि इसके अलावा भी कुछ सवाल ऐसा कुछ खास है नहीं जिसको आंसर करने की जरूरत हो। और मेरी तरफ से तो जो चीजें थी जो मुझे समझ में आया है, इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया है, मैंने कोशिश की है कि आप तक वो बात पहुंचा सकूं। और बाकी देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स सारे स्टूडेंट्स को। हम मेरा भी ये कहना रहेगा कि मैं समअप कर रहा हूँ, तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ चीजें, जैसे जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं, सेंटर पे जा रहे होते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत होती है कि थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें, कि हो सके तो 15-20 मिनट जो आप लेते हैं कि 15 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, उसको कन्वर्ट करें कि आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंचे, तो आप रिलैक्स रहेंगे। कि कोई चीज छूट गई आपसे तो उसे आप ऑनलाइन या कहीं स्टोर पे जाके, या फोटो भूल गए हैं तो वो निकलवा सकते हैं। तो वो जो पैनिक सिचुएशन आती है वो नहीं हो पाएगी, आप उससे थोड़ा बचेंगे। जब आप थोड़ा अर्ली पहुंचते हैं तो आपको टाइम मिल जाता है, सेंटर पे पहुंच के थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। वो सब चीजें जो एग्जाम के हॉल में जो आपको प्रेशराइज करती हैं, उसको झेलने के लिए वो सफिशियंट होता है। तो थोड़ा अर्ली पहुंचे एग्जाम पे, बाकी चीजें चेक कर लें जाने से पहले कि आधार कार्ड और फोटोज वगैरह जो कुछ आपका पेन पेंसिल जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है सब आपके साथ है कि नहीं है। और अच्छे से एग्जाम दें। बेस्ट ऑफ लक हम लोगों की तरफ से। अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके। आप लोग सजेस्ट करते रहिए, हमें कोई टॉपिक रहेगा तो हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे रिलेटेड टू एजुकेशन, एंड फर्दर अगर किसी चीज पे आप डिस्कशन चाहते हैं तो उस पर भी। धन्यवाद प्रखर, धन्यवाद सरजीत एंड योगेश संकेत। फॉर बेस्ट। कॉलिंग मी। थैंक यू फॉर मिलते अरेंजिंग। हैं। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।